हेलो बच्चों, मैं ब्रजमोहन आपका केवी क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले टर्म पर आप लोगों को रसायन विज्ञान का बेसिक पार्ट फर्स्ट, जिसमें ये बताया हुआ था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व जो होते हैं, उन तत्वों पर कितना आवेश आता है, ये हम कैसे जान पाते हैं कि आवेश किसका कितना होगा, ये बताया हुआ था। और उसको लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी कि किस प्रकार से हम याद रख पाएंगे कि किस पर चार्ज कितना होगा। आवेश मीन्स प्लस आवेश होता है या माइनस आवेश होता है, तो ये बताया हुआ था। और आज मैं बेसिक पार्ट 2 लेकर आया हूँ, और बेसिक पार्ट 2 में मैं ये आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसके फार्मूले, कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी यौगिक है, उसका फार्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है, ये फार्मूला सही है या सही नहीं है, उसको हम कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक भी बताएंगे। और उसके बाद में जो एनायनिक रेडिकल्स है, मीन्स ऋणात्मक जो मूलक होते हैं, ऋणात्मक मूलक क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के बारे में उस दिन थोड़ा सा बताया हुआ था। थोड़ा पीरियोडिक टेबल मीन्स आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे कि आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं और कितने उसमें आवर्त होते हैं, कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके आवर्त कहलाते हैं। और टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे आवर्त सारणी को लेकर के, और उसके बाद में जितने भी रेडिकल्स होंगे, मूलक बताएंगे, धनायनिक मूलक बताएंगे, एनायनिक मूलक बताएंगे, और उन दोनों से मिलकर के जो फार्मूले तैयार किए जाते हैं, फार्मूलों को हम लोग तैयार करते हैं, कैसे उनको लर्न रख पाएंगे, उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे अभी। तो इसी के साथ हम आज आगे चलते हैं केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट 2 पर। पिछले टर्म पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो आपके जो ग्रुप्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल होती है, हमने ये बताया था कि जो तत्व जो होते हैं, तत्वों को क्लासीफाई किया गया था, और तत्वों को जो क्लासीफाई किया गया है, वर्ग में क्लासीफाई किया गया है और आवर्त में क्लासीफाई किया गया है, और वो हमने बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं दी थी। और आज हम सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में ये बताया हुआ था कि इसके जो आवर्त सारणी होती है इसमें कितने ग्रुप आते हैं, ये बताया हुआ था कि ग्रुप में हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जैसे ये ग्रुप नंबर सबसे पहले फर्स्ट आता है, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ग्रुप नंबर फर्स्ट आता है, ये होगा ग्रुप, ये क्या होगा, ग्रुप होगा, और ग्रुप नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। और इसके अलावा इसको ग्रुप फर्स्ट ए भी कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, ऊपर से नीचे को चलेंगे, तब ये आपका आएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट ए। इसके बाद में इसी में ग्रुप नंबर ये आएगा आपका 2, ग्रुप नंबर 2। इसके बाद में अगर हम इधर से ये आगे चलते हैं, हम आपको पूरा डिफाइन करते जाते हैं। पहले ये आपका आवर्त, ये आवर्त शुरू होता है, और आवर्त को हम लोग पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड। और ये पीरियड नंबर 1 होगा, उसके बाद 2, ये 3rd, उसके बाद में 4th पीरियड, और 5th पीरियड, उसके बाद में 6th पीरियड, और लास्ट में आएगा आपका ये इधर 7th पीरियड, पीरियड नंबर 7। और इसके बाद में ग्रुप नंबर 2 के बाद यहां पर आपका आएगा ग्रुप नंबर 3, उसके बाद 4, ये 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, इसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप नंबर, इसी में ग्रुप नंबर 13 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, 15 आएगा,
16 आएगा और ग्रुप नंबर 17 आएगा। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें ये आप लोग जो है सही से बनाएंगे टेबल को। तो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में ये आपकी क्या है, आवर्त सारणी, क्या है, आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है। और इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ये आपका आएगा ग्रुप नंबर 3 आएगा। उसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12, ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और उसके बाद में 16 और ये 17 और उसके बाद में ये ग्रुप नंबर इधर पर ये 17 आएगा, ग्रुप नंबर 17। और इसके बाद में आएगा आपका ग्रुप नंबर ये यहाँ पर 18 आएगा। कौन सा आएगा, ग्रुप नंबर 18। ठीक, तो ये बताएंगे जो आवर्त सारणी हमारी है, आवर्त सारणी को कैसे हम लर्न रखें। तो उसके लिए ये बताया गया कि अगर हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियड कहते हैं। मतलब अगर हम इधर से 4th पीरियड में इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है। और लेफ्ट टू राइट हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं या क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इसके बाद में अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये जो टॉप टू बॉटम हम चल रहे हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्या। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या इसी वर्ग संख्या कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर ये आपका ग्रुप नंबर 1 होगा, फर्स्ट ए भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकंड ए कह सकते हैं। और उसके बाद में ये आपका 3rd ए कहलाता है। उसके बाद में ये 4th ए कहलाता है। इसके बाद में 5th ए कहलाता है। और ये 6th ए कहलाएगा, ये 7th ए कहलाएगा। और उसके बाद में ये 0 ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट ये जो ग्रुप 3rd है, बीच वाले जो ग्रुप्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको हम ग्रुप 3rd बी। और उसके बाद में 4th बी, उसके बाद में 5th बी, उसके बाद में 6th बी, उसके बाद में 7th बी, उसके बाद में 8th बी, उसके बाद में 8th बी नहीं, केवल 8th। और उसके बाद में ये हो जाएगा 8th और उसके बाद में 8th। क्योंकि ग्रुप नंबर 8th को डिवाइड नहीं किया गया है, बस ग्रुप नंबर 8th में ये कॉलम नंबर होगा आपका 8, ये कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10। इसके बाद में आएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट बी और उसके बाद ग्रुप नंबर सेकंड बी। इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। और पीरियोडिक टेबल में केवल अभी आप लोग बहुत ज्यादा इसको लर्न नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। मतलब अब 7 क्षैतिज पंक्तियां कौन कौन सी हैं, एक तो आपका ये ग्रुप, ये आवर्त संख्या 1 हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। दूसरी क्या होगी, ये होगी जाकर, तीसरी ये होगी। और उसके बाद 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। इसी प्रकार से वर्ग संख्या की अगर बात करें या ग्रुप नंबर की बात करें, तो हम जब भी बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। और टॉप टू बॉटम जैसे यहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। उसके बाद क्या आता है, लिथियम आता है। उसके बाद क्या आता है, सोडियम आता है। उसके बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है और रुबिडियम। उसके बाद सीजियम और इसके बाद में फ्रेंसियम। इस प्रकार से तत्वों को क्लासिफाई किया गया है, रखा गया है। और इसमें ये ध्यान रखा गया, ऐसे तत्व जो जिनके गुणों में समानता पाई जाती है उनको एक ग्रुप में रखा गया है। जिनके गुणों में समानता पाई जाती है, प्रॉपर्टीज उनकी सेम, उनको एक ग्रुप में रखा गया। जिनकी प्रॉपर्टी अलग है वो भी सेम है, उनको अलग ग्रुप में रखा गया। जैसे बेरिलियम, इसमें मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यहां पर क्या आएगा, रेडियम। इस प्रकार से रखा गया।
इसी प्रकार से अगर हम 13 ग्रुप की बात करते हैं, उस दिन पिछले टाइम पर मैंने बताया हुआ है पार्ट फर्स्ट में, इसमें हमने ये बताया था कि क्या क्या आता है। बोरॉन आता है, उसके बाद में क्या आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है Ga, और इसके बाद में क्या आता है, गैलियम के बाद में इंडियम आता है, और उसके बाद में क्या आता है, थैलियम आता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या आता है, बिस्मथ आता है। इसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर आपका आएगा नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब आएंगे। इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये आपका ऑक्सीजन के बाद में नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, 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 ब्रोमीन और आयोडीन। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इसमें ग्रुप नंबर 14, जो ग्रुप नंबर 14 है, इसमें ये वाले तत्व नहीं है। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तत्व आएंगे आपके। इसमें आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये इतने तत्व आएंगे। इसके बाद में ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। इसी प्रकार से 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इसके बाद में यहाँ पर हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और इसके बाद में एक और हीलियम, नियोन, आर्गन आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, आर्गन, और उसके बाद में आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, जेनॉन आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, रेडॉन आएगा। तो इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल में तत्वों को फिल किया गया है कि ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। और उसके बाद में ग्रुप नंबर 3 में कौन कौन से तत्व आएंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके बाद में आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके बाद में 5th में या 15th में इसमें कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेक्स्ट आएगा 16वां ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट आएगा 17th ग्रुप, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और लास्ट में 0 ग्रुप अथवा इसी को क्या कहते हैं, 18 ग्रुप, आखिरी गैस तत्व होते हैं। इसमें क्या होता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इन सभी तत्वों को रखा गया है। इसके बाद में ये जो बीच वाले तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो सभी धातुएं होती हैं। और ये बात याद रखनी है कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं धातुएं होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। और इसके बाद में डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, ये भी धातुएं होती हैं। और पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल, तीनों आते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था कि आज हम आप लोग को क्या नाम, फार्मूले बताएंगे कि किस प्रकार से हम जान पाएंगे कि ये फार्मूला आपका सही है अथवा सही नहीं है, और कैसे उसको बनाया जाएगा। कि फार्मूला किस प्रकार से हम कह देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होगा, या मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला ये होगा। तो उसके लिए आप लोगों को एक टर्म आता है वैलेंसी, मीन्स संयोजकता। और उस दिन मैंने उस पर चार्ज भी बताया हुआ था। चार्ज और वैलेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आवेश जो होता है वो प्लस और माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जो संयोजकता जो होती है या वैलेंसी जो होती है उसको प्लस माइनस साइन के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। संयोजकता कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होती है, मतलब भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन जो उस पर आवेश जो होता है वो भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो ये पिछले टाइम पर मैंने बताया हुआ था पार्ट फर्स्ट में। तो आज हम बेसिक पार्ट 2 की जो बात कर रहे हैं, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से जो फार्मूले हैं इनको बनाया जाता है, और कुछ चीज़ें आपको तैयार रखनी है, उनको लर्न रखना है। उसको आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, उसको साथ साथ लिखते जाएंगे।
तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मूलक की। इसकी बात करते हैं मूलक, और मूलक को हम लोग कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल में ये बताया गया है कि परमाणु और परमाणुओं का समूह, परमाणु और परमाणुओं का समूह जिस पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है अथवा माइनस चार्ज होता है, क्या कहलाते हैं? मूलक कहलाते हैं अथवा रेडिकल कहलाते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि मूलक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके होते हैं धनात्मक मूलक। कौन से होते हैं? धनात्मक मूलक। और धनात्मक मूलक जो होते हैं इसको हम कहते हैं कैटायनिक रेडिकल। क्या कहते हैं? कैटायनिक रेडिकल। और दूसरे होते हैं ऋणात्मक मूलक। दूसरे कौन से होते हैं? ऋणात्मक मूलक। अच्छा, ऋणात्मक मूलक को हम लोग बोलेंगे इसको एनायनिक रेडिकल। क्या बोलेंगे? एनायनिक रेडिकल। ये एनायनिक रेडिकल होंगे। और कैटायनिक रेडिकल मैंने बताया हुआ था कि जैसे उस दिन पिछले टर्म पर बताए हुए थे कि मान लो जैसे आपको दिया जाए Fe+3 चार्ज या Fe+2 चार्ज दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फेरस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फेरस। इसी में Fe अगर +3 चार्ज दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? फेरिक कहते हैं। बताया हुआ था। इसी प्रकार से अगर Sn पर +2 चार्ज होता है तब हम क्या कहते हैं? इसको स्टेनस कहते हैं। इसी प्रकार से Sn पर अगर +4 चार्ज होता है तब क्या कहते हैं? तब स्टेनिक कहते हैं। इसके बाद में अगर Hg पर +1 चार्ज होता है तब इसको क्या कहते हैं? मर्क्यूरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरस। और अगर Hg पर +2 चार्ज होता है तब इसको क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक। ये मर्क्यूरिक होता है। इसी प्रकार से अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर पर +1 चार्ज होता है तब इसको हम क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। और अगर कॉपर पर +2 चार्ज होता है तब हम इसको क्या कहते हैं? क्यूप्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। इसके बाद में ये तो कैटायनिक रेडिकल की बात हुई, और इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे कैटायनिक रेडिकल बताए हुए थे, उन पर आवेश की बात बताई हुई थी कि जैसे फर्स्ट ग्रुप में जितने भी रेडिकल होते हैं उन पर सभी पर क्या आता है? सभी पे +1 चार्ज आता है। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इन पर सभी पे क्या चार्ज आता है? +2 चार्ज आता है। तो ये सब बताया हुआ था। तो ये ज्यादा ना बताते हुए आज हम बात करते हैं ऋणात्मक मूलक की, क्योंकि ये सभी कैटायनिक रेडिकल हम इससे पहले बता चुके हैं। और ऋणात्मक मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? एनायनिक रेडिकल। मीन्स ऐसे रेडिकल, ऐसे मूलक या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं, एनायनिक रेडिकल कहलाते हैं। अंडरस्टूड? तो एनायनिक रेडिकल में आप लोगों को क्या करना है? लिखते जाना साथ साथ, क्योंकि जब लिखेंगे तभी वो लर्न हो पाएंगे, अन्यथा वो लर्न नहीं हो सकते। लिखकर ही उसको आप लोग तैयार करिएगा। तो आज हम बात करते हैं एनायनिक रेडिकल की। किसकी बात करते हैं? एनायनिक रेडिकल। मीन्स परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, वो आपके एनायनिक रेडिकल कहलाते हैं, ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं। ऋणात्मक मूलक ये हो जाएगा, ऋणात्मक मूलक। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जो ऋणात्मक मूलक है, जैसे सपोज ये आपका F है, F-, इसको क्या कहते हैं? ये होता है आपका फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड आयन। ये हो जाएगा। इसी प्रकार से Cl- है तो इसको बोला जाता है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन ये हो जाएगा। इसके बाद में Br- तो इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट। ये जो Cl- है इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन हो जाएगा, क्लोराइड आयन। इसके बाद में Br-, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन ये हो जाएगा। इसके बाद में I-, तो ये हो जाएगा आयोडाइड। आयोडाइड आयन ये होगा। इसके बाद में इसी में जैसे N पर अगर -3 चार्ज होता है तो
तो इसको बोला जाता है नाइट्राइड। क्या बोला जाता है? नाइट्राइड। तो ये नाइट्राइड आयन होगा। अगर इसी में NO2 पर माइनस चार्ज होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। इसके बाद में आता है NO3 माइनस। अगर NO3 माइनस है तो इसको बोला जाता है नाइट्रेट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर H पर डबल माइनस होता है तब इसको बोला जाता है सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। इसके बाद में अगर SO3 पर डबल माइनस आता है तब इसको बोलते हैं सल्फाइट। ये सल्फाइट हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, अगर SO4 डबल माइनस होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट इसी में अगर P पर -3 चार्ज आता है तो ये होता है फॉस्फाइड। क्या होता है? फॉस्फाइड। ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर PO3 इस पर 3 माइनस चार्ज आता है तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फाइट। क्या बोलते हैं? फॉस्फाइट। तो ये फॉस्फाइट हो जाएगा। यदि PO4 इस पर ट्रिपल माइनस होता है तब इसको बोला जाता है फॉस्फेट। क्या बोला जाता है? फॉस्फेट। ये फॉस्फेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर OH पर माइनस चार्ज आता है तब इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में यदि Cn पर माइनस चार्ज आता है तब इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। इसके बाद में यदि MnO4 माइनस चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं परमैग्नेट। क्या बोलते हैं? परमैग्नेट। ये परमैग्नेट होता है। इसके बाद में अगर MnO4 डबल माइनस चार्ज होता है तो ये क्या होगा? ये होता है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट हो जाएगा। इसके बाद में अगर CO3 ट्रिपल माइनस चार्ज होता है तब डबल माइनस चार्ज होता है तब इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसी में कि कार्बोनेट हो गया। इसके बाद में C2O4 डबल माइनस चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सेलेट। ये ऑक्सेलेट आयन हो जाएगा। इसके बाद में इसी में अगर HCN माइनस आयन होता है, HCN माइनस, तो इसको बोला जाता है थायोसाइनाइड। ये थायोसाइनाइड हो जाएगा। अगर इसी में नेक्स्ट H2O3 डबल माइनस है तो ये होता है थायोसल्फेट। ये थायोसल्फेट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है H4O6 डबल माइनस चार्ज, इसको बोला जाता है टेट्राथायोनेट। इस प्रकार से याद रखेंगे। तो ये होते हैं आपके एनायनिक रेडिकल या ऋणात्मक मूलक। तो ऋणात्मक मूलक को एक बार फिर से देखिएगा कि ऋणात्मक मूलक वो होते हैं जिन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं या एनायनिक रेडिकल कहलाते हैं। और इसमें सबसे पहले बताया गया है F माइनस अगर होता है तो फ्लोराइड आयन होता है, Cl माइनस है तो क्लोराइड आयन, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, I माइनस आयोडाइड आयन, N-3 है तो नाइट्राइड, NO2 माइनस है तो नाइट्राइट, अगर NO3 माइनस है तो नाइट्रेट, अगर S डबल माइनस है तो सल्फाइड, SO3 डबल माइनस है तो सल्फाइड, SO4 डबल माइनस है तो सल्फेट, P-3 है तो फास्फाइड, PO3 ट्रिपल माइनस है तो फास्फाइट और PO4 ट्रिपल माइनस है तो फास्फेट, अगर OH माइनस है तो हाइड्रोक्साइड, अगर Cl माइनस है तो साइनाइड, अगर MnO4 माइनस है तो परमैग्नेट। इसी प्रकार से अगर MnO4 डबल माइनस है तो मैग्नेट, अगर CO3 डबल माइनस है तो कार्बोनेट, C2O4 डबल माइनस है तो ऑक्सेलेट, और यदि HCl माइनस है तो थायोसाइनाइड, और H2O3 डबल माइनस है तो थायोसल्फेट, H4 डबल माइनस है तो टेट्राथायोनेट।
इस प्रकार से ये जितने भी एनायनिक रेडिकल हैं इनके नाम आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इसको लिखकर तैयार करेंगे और कम से कम 4-5 दिन आप लोग लगातार लिखना है और उसको लर्न करना है, अपने आप तैयार हो जाएंगे। अगर ये आपको आ रहा होगा तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि केमिस्ट्री का फार्मूला आपका रॉन्ग हो जाए। तो जितने भी कैटायनिक रेडिकल हैं, जितने भी धनात्मक मूलक हैं, जितने भी ऋणात्मक मूलक हैं, अगर ये हमें आता है तो फार्मूले कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से फार्मूला लिखा जाएगा। अभी पिछले टर्न पर हमने कैटायनिक रेडिकल के नाम बताए हुए थे, कैटायन बताए हुए थे। सपोज दैट आपसे ये कहा जाए कि कोई हमें फार्मूला बनाना है, ये फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, फार्मूला आपसे कहा जाए पोटेशियम और उसके बाद में पोटेशियम और सल्फेट और ये कहा जाए कि इसका फार्मूला क्या होगा। पोटेशियम सल्फेट है तो इसका फार्मूला क्या होगा और किस प्रकार से बनेगा। तो अब हमें पता है कि पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है, K+ होता है। पोटेशियम क्या होता है, K+ होता है। और सल्फेट क्या होता है, SO4 डबल माइनस होता है। सल्फेट अभी आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा सामने लिखते हैं आपके कि जैसे मान लो आपको दिया गया है पोटेशियम सल्फेट। क्या दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट ये दिया गया है और इसको आपको फार्मूला बनाना है। तो पोटेशियम आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है क्या होता है, और सल्फेट क्या होता है आपके देखो सामने लिखा हुआ है, सल्फेट ये होता है, क्या होता है, SO4 डबल माइनस होता है। और K पर क्या होता है, A+ होता है। अब यदि हमें फार्मूला बनाना है तो फार्मूला आपका तभी सही होता है जब प्लस और माइनस चार्ज क्या हो, इक्वल। तब तक फार्मूला आपका सही नहीं होगा। इसलिए जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है, उसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये वाला जो नंबर है, ये +1 है, ये वाला नंबर जो है ये कहाँ आएगा, ये आपका नंबर इधर आएगा। और ये वाला जो इसका नंबर है +1 जो है, ये 1 नंबर है, वो कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जा 2 +2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का -2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 -2 हो जाएगा। मीन्स अब हमारा जो चार्ज होगा वो इक्वल हो जाएगा, इस पर +2 चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, -2। एक बार फिर से समझिए कि अगर हमें पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, K पर हमें पता है कि पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। और सल्फेट पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। कोई भी फार्मूला तभी सही होता है जब प्लस और माइनस चार्ज क्या हो, इक्वल हो। और प्लस माइनस चार्ज को इक्वल करने के लिए ये जो चार्ज की जो वैल्यू होती है, संख्या जो होती है, उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस संख्या, ये संख्या K के नीचे आएगी, मीन्स यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो ये 1 इधर आ जाएगा। अगर हम 2 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा। अगर 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा। मीन्स ये +2 और ये -2 बराबर हो जाएगा। और बराबर अगर हो जाएगा तो हमारा फार्मूला बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, ये बन जाएगा K, और K के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, SO4 आएगा। इस प्रकार से अब ये पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला सही। इसी प्रकार से और भी फार्मूले, कम से कम ये जो मैंने टेबल बताई हुई है आप लोगों को, इससे 1000 फार्मूले आप बना सकते हैं। मान लो सपोज दैट आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम फास्फेट या मैग्नीशियम फास्फेट,
तो आप कैसे बनाएंगे? मान लो आपसे कहा जाता है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट। बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये फॉस्फेट है या फॉस्फाइट है या फॉस्फाइड है। तो क्या कहा जा रहा है? फॉस्फेट। अब इसमें हम देखेंगे कि फॉस्फेट कहां पर है। फॉस्फेट कहां पर है? PO4 ट्रिपल माइनस चार्ज फॉस्फेट है। तो हम लिखेंगे फॉस्फेट क्या है? PO4 कितना? -3 चार्ज। और मैग्नीशियम आपका होता है Mg। क्या होता है? Mg। और Mg पे चार्ज कितना होता है? +2 होता है। अब देखिए इस पर चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। इस पर चार्ज कितना है? -3 चार्ज है। क्या ये इक्वल है? नहीं है। अगर हमें इस चार्ज को इक्वल करना है तो हमने बताया ये जो संख्या है, इस संख्या का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 3 जो होगा वो इधर आएगा और इसका जो 2 होगा वो इधर जाएगा। अब अगर हम 3 का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 +6 हो जाएगा। और 2 का अगर हम -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा -6 हो जाएगा। मीन्स ये चार्ज इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? Mg3। और उसके बाद में ये क्या है? PO4 है। क्योंकि परमाणुओं का समूह है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। क्या हो जाएगा? PO4। और PO4 है कितने? 2। PO4 का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बना जाकर मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आप लोग फार्मूले बना सकते हैं। मान लो इसी में और भी हम आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर बात की जाए कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला सर हमें बता दीजिए किस प्रकार से बनेगा जाकर मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या होता है? देखो मैग्नीशियम सबसे पहले लिखेंगे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये लिखा। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम होता है Mg+2 चार्ज। क्या होता है? Mg+2 चार्ज। और नाइट्रेट क्या होता है आपका? नाइट्रेट होता है NO3- चार्ज। अब देखिए नाइट्रेट, ये इसमें जो Mg पे चार्ज है +2 है, नाइट्रेट पे चार्ज कितना है? ये -1 है। अब इसमें हम क्या करते हैं? क्या ये चार्ज इक्वल है? नहीं है। ये +2 है, ये -1 है। तो चार्ज को इक्वल करने के लिए इस संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। 1 का अगर +2 में मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा। 2 का अगर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। मीन्स अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? Mg और उसके बाद में NO3, तो ये हो जाएगा आपका NO3 और होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इसके बाद में और भी बहुत सारे फार्मूले बनाकर हम दिखाएंगे और आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएंगे साथ साथ। तो जैसे सपोज दैट आपसे बोला जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको राइट करना है। कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है? Ca होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? +2 होता है। इसके बाद कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 और इस पर चार्ज कितना होता है? -2। अब ये देखिए कि कैल्शियम पे चार्ज +2 है और CO3 पर चार्ज कितना है? -2 है। ये दोनों चार्ज क्या है? इक्वल है। और अगर इक्वल चार्ज है, बराबर अगर चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे के द्वारा कैंसिल हो जाते हैं। मीन्स +2 -2 ये इक्वल है। मीन्स हमारा जो फार्मूला बनेगा जाकर CaCO3 ये बनेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे कह दिया जाए सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? तो सोडियम में क्या होगा? सोडियम होगा आपका Na+, और इसके बाद में Cl क्या होगा? माइनस क्लोराइड।
इस पर देखो चार्ज कितना है, +1 चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, मीन्स बराबर चार्ज है। और अगर बराबर चार्ज है तो फार्मूला क्या होगा, NaCl। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे कह दिया जाए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखिए पोटेशियम क्या होता है, के होता है, प्लस होता है, और परमैंगनेट क्या होता है, MnO4 माइनस चार्ज होता है। अब देखो इस पर चार्ज कितना है, -1 है, इस पर चार्ज कितना है, +1 है। मीन्स चार्ज जब दोनों पर इक्वल है तो हमारा जो फार्मूला बनेगा ये क्या बनेगा, KMnO4। इस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होगा जाकर। मान लो आपसे कह दिया जाए कि सोडियम फॉस्फाइड इसका फार्मूला आपको बताना है क्या होगा। तो हमें पता है कि सोडियम क्या होता है, Na+ होता है। फास्फाइड देखिए इसमें फास्फाइड क्या है, P-3, तो P-3। अब इस वाली संख्या को किसके नीचे, Na के नीचे। इसका ये +1 नंबर है, इसकी संख्या को कहां पर, यहां पर लाएंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, +3 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो ये -3 और ये +3 बराबर हो जाएगा। और अगर ये बराबर हो जाएगा तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, Na3। ये संख्या इसके नीचे लिखी हो तो नीचे लिखा जाएगा। और P पर -3 था और ये है कितना, संख्या में 1 है तो 1 रहेगा, उसको लिखा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ये सोडियम फास्फाइड का फार्मूला बनेगा। अगर इसे हम कहते हैं कि सोडियम फॉस्फाइड, अगर ये कह दिया जाए कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम फास्फाइड, तब क्या होगा, तो सोडियम क्या होता है, सोडियम Na+ होता है, फास्फाइड क्या होता है, PO3 ट्रिपल माइनस, ये आपके सामने लिखा हुआ है फास्फाइड PO3 ट्रिपल माइनस। तो ये देखो -3 है, ये क्या है, +1 है, क्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये 3 कहां है, इधर है, और ये 1 कहां है, इधर है। मींस फार्मूला हमारा क्या बनेगा, Na3 बन जाएगा। और PO3 क्या है, 1 है, मींस PO3 ये बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया है तो इसका मल्टीप्लाई 3 का +1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। और 1 का अगर -3 में होगा तो -3 और ये +3 क्या हो जाए, कैंसिल। मींस सोडियम फास्फाइड का जो फार्मूला होगा जाकर Na3PO3 होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको और भी बहुत सारे फार्मूले बनाने होते हैं। सपोज दैट हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम फास्फाइड का फार्मूला बताइए। कोई आपसे अगर ये कह दे तो कैसे बनाओगे। देखो एल्यूमिनियम उस दिन बताया हुआ था कि एल्यूमिनियम पर चार्ज, पिछले पार्ट में बताया हुआ है, पार्ट फर्स्ट में। और जिन लोगों ने हमारा केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर केबी क्लासेस पर जाएंगे और हमारा चैनल वो पार्ट फर्स्ट डालेंगे, केमिस्ट्री बेसिक पार्ट फर्स्ट फ्रॉम केबी क्लासेस। तो उसमें ये आपको सभी पर चार्ज दिए गए हैं कि किस पर कितना चार्ज होता है। तो इसमें दिया गया कि एल्यूमिनियम जो होता है इस पर कितना चार्ज होता है, +3 होता है। फास्फाइड पर चार्ज कितना होता है ये दिया गया है, फास्फाइड पर चार्ज होता है -3। अब देखिए ये -3 है और ये क्या है, +3 है, बराबर है। और अगर ये बराबर है तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, Al(P) बन जाएगा। इसी में अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम आपका होगा +3 और सल्फेट क्या होगा, इसमें दिया गया ऊपर सल्फेट क्या होता है SO4 डबल माइनस होता है। ये सल्फेट पर -2 है, यहाँ पर क्या है +3 है, क्या बराबर है, नहीं है। मीन्स इस वाली संख्या को कहाँ लाएंगे, इधर, इस वाली संख्या को कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे, और ये हो जाएगा आपका Al2। इसके नीचे कितना है 2, तो 2 लिखा जाएगा। इसके नीचे कितना है 3, और चूंकि ये परमाणुओं का समूह है तो इसको ब्रैकेट के अंदर SO4, उसके बाद में होल थ्राइस, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनेगा। या इसी में और भी हम बात करें, मान लो आपको एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये आपको नाम लिखना है कि इसका फार्मूला क्या होगा अगर, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है Al होता है, इस पर चार्ज कितना होता है +3 होता है, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस। अब देखो इस पर -1 है चार्ज, इस पर चार्ज कितना है +3 है, मीन्स ये वाला -1, ये संख्या जो होगी वो कहाँ आएगी, इधर आएगी, इसकी संख्या कहाँ आएगी, इधर आएगी। और ये हमारा फार्मूला देखो 1 का +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो ये -3 और ये +3 इक्वल हो जाएगा। मीन्स हमारा फार्मूला बनेगा Al, और ये ब्रैकेट लगाएंगे OH, OH है कितने 3 है, OH का होल थ्राइस। इस प्रकार से ये हमारे फार्मूले, ये जितने भी हमने चार्ज बताए हैं, ये अगर आपको तैयार हो जाएंगे उससे कई सारे फार्मूले आपको तैयार हो सकता है। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक फार्मूला तैयार होगा, और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नहीं मुझे फार्मूला तैयार नहीं है, या ये बता सकते, कैसे बता सकते हैं ये फार्मूला सही है या नहीं। अब मान लो इसी में आपको दे दिया जाए कि एल्यूमिनियम ऑक्सलेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्सलेट, इसका फार्मूला क्या होगा, तो अभी अभी बताया कि एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है +3 होता है, ऑक्सलेट क्या होता है C2O4 डबल माइनस, ये दिया गया ऑक्सलेट C2O4 डबल माइनस, तो ये वाली वैल्यू कहां आएगी, इधर, इसकी ये संख्या कहां आएगी, इधर आएगी। मीन्स अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 +6, 3 2 जा 6 -6 बराबर है। मीन्स फार्मूला हमारा क्या होगा Al और 2, Al2 ब्रैकेट लगाएंगे, C2O4 होल थ्राइस, C2O4, और क्या हो जाएगा C2O4 होल थ्राइस। इस प्रकार से ये एल्यूमिनियम ऑक्सलेट का फार्मूला बनेगा जाकर, और इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही कई सारे फार्मूले हम लोग बना सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। इसी में बहुत सारे फार्मूले, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम मैग्नेट है, या पोटेशियम ऑक्सलेट है, इनके फार्मूले कैसे बनाए जाएंगे, तो चार्ज अगर मुझे याद होगा तो उनके बहुत सारे फार्मूले आप लोग लिख करके ये देखेंगे। सपोज दैट आपसे कह दिया जाए कि आपको बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बनाना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3 चार्ज होता है, और क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है Cl- होता है। तो ये -1 जो वैल्यू, 1 वैल्यू है, ये कहाँ है इधर, ये 3 जो वैल्यू है वो कहाँ है इधर। मीन्स अब Al के नीचे कितना आ रहा है 1, मीन्स Al केवल Al लिखा जाएगा जब 1 होता है, और इसके नीचे कितना है 3, तो Cl3, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 का +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, और ये +3 -3 कैंसिल होगा, मीन्स फार्मूला हमारा क्या बनेगा AlCl3 बनेगा। इसी में अब नेक्स्ट आता है कि जिन पर चार्ज डिफरेंट होता है उनको हम कैसे लिखेंगे। मान लो क्या दिया जाता है फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या होगा, या क्यूप्रिक नाइट्रेट क्या होता है, क्यूप्रस नाइट्रेट क्या होता है, तो उनके भी हम फार्मूलों की बात करते हैं। देखिए अभी
मैंने बताए हुए थे कि जैसे मान लो आपको दिया जाए क्यूप्रिक दिया जाए, तो क्यूप्रिक आपका क्या होता है, Cu+2 होता है। और अगर क्यूप्रस की बात की जाए तो क्यूप्रस क्या होता है, क्यूप्रस होता है आपका Cu+1 होता है। अगर हम स्टेनिक की बात करते हैं, स्टेनिक ये होता है Sn+4 चार्ज। और अगर हम स्टेनस की बात करते हैं तो स्टेनस क्या होता है, ये होता है आपका Sn+2 चार्ज। अगर हम मर्क्यूरिक की बात करेंगे तो मर्क्यूरिक क्या होता है आपका, मर्क्यूरिक होता है Hg+2। और अगर हम मर्क्यूरस की बात करते हैं तो मर्क्यूरस क्या होता है, मर्क्यूरस होता है आपका Hg+1। ऐसे ही अगर हम फेरिक की बात करते हैं तो फेरिक क्या होता है, फेरिक होता है Fe+3 चार्ज। और अगर हम फेरस की बात करते हैं तो फेरस आपका क्या होता है, फेरस होता है Fe+2 चार्ज। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। किसकी बात पूछी जा रही है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है, अब हमें पता है कि मर्क्यूरिक जब होता है तब Hg पे चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज होता है। और जब क्लोराइड है तो क्लोराइड पर चार्ज कितना होता है, -चार्ज होता है। और एक और बात याद रखेंगे कि जिन पर चार्ज हाई होता है, चार्ज हाई होता है, उनके नाम के बाद में आईसी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, आईसी, इक। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इक। और जिसका चार्ज लो होता है, जिसका चार्ज लो मतलब कम आवेश होता है, उसके नाम के बाद में OUS जोड़ा जाता है। फिर से समझिए, जिन पर आवेश ज्यादा होता है, जो आवेश ज्यादा वाला चार्ज होता है, उसको हम क्या, उसके नाम के बाद में क्या जोड़ते हैं, इक जोड़ते हैं, इक जोड़ा जाता है। और जिन पर चार्ज कम होता है उसमें OUS, अस जोड़ा जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया, मर्क्यूरिक, इक आ रहा है। इक मतलब जो कॉपर होगा वो मरकरी जो होगा वो कितने चार्ज वाला होगा, वो आपका +2 चार्ज वाला होगा। क्लोराइड पे हमें पता है क्लोराइड क्या होता है, Cl-। क्या ये दोनों चार्ज इक्वल हैं, नहीं। इसका मतलब इसका जो 1 चार्ज है वो कहाँ आएगा, इधर। और इसका जो 2 वैल्यू है वो कहाँ आएगी, इधर आएगी। मीन्स अब देखो 2 का अगर हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाए 2, -2 होगा और ये +2 हो जाएगा। मीन्स फार्मूला हमारा क्या बना, Hg, और उसके बाद में क्या बना, Cl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इससे आपकी जो जीरो लेवल की नॉलेज है, जिसको आप लोग 10th 11th 12th तक नहीं तैयार कर पाते हैं कि किस प्रकार से फार्मूला, हम ये नहीं जान पाते हैं कि फार्मूला सही है या नहीं है, रटते हैं उन फार्मूलों। तो फार्मूला रटना नहीं है, लेकिन अगर आपको चार्ज पता है कि किस रेडिकल पर कितना चार्ज होता है तो कोई भी फार्मूला हमारा रॉन्ग नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो आपको और आपके मित्रों को ये सब फार्मूले बहुत जल्दी से तैयार हो जाएं और बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। जब फार्मूले तैयार होते हैं तो केमिस्ट्री अपने आप तैयार होने लगती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट आता है तो लगातार फिर बढ़ता जाता है। और वो इंटरेस्ट तभी आता है जब आपको फार्मूले आते हैं केमिस्ट्री में, अन्यथा फिर केमिस्ट्री में ये इतना एंजॉय नहीं रहता है। तो इसके बाद में मान लो अगर आपको दिया जाए मर्क्यूरस, क्या दिया जाए, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब देखो मर्क्यूरस क्लोराइड क्या दिया गया, तो मर्क्यूरस अस कहा गया, मींस Hg पे कितना चार्ज, +1, क्लोराइड पे कितना चार्ज, -1, मींस चार्ज इक्वल है, ये +1 है ये -1 है, तो मींस फार्मूला क्या बनेगा, HgCl2, HgCl। इसके अलावा ये डायमर फॉर्म में रहता है, 2 अणु जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं Hg2Cl2, इस फॉर्म। इसी प्रकार से मान लो आपसे कह दिया जाए कि फेरस सल्फेट का फार्मूला लिखना है, तो हमें पता है कि फेरस पर चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज होता है। सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, SO4 डबल- चार्ज होता है।
अब देखो फेरस Fe पे +2 चार्ज है, इस पर कितना है, सल्फेट पर -2 चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। मींस हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला सही है। इसी प्रकार से मान लो आपसे कह दिया गया है कि फेरिक क्लोराइड का फार्मूला लिखिए, कि फेरिक सल्फेट का फार्मूला लिखिए। तो फेरिक सल्फेट देखिए, फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट में क्या हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में आपका होगा Fe+3 होगा, और सल्फेट क्या होगा, सल्फेट में SO4 डबल माइनस होता है। अब ये क्या चार्ज इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये वाली 2 वैल्यू कहाँ आएगी इधर, ये 3 वैल्यू कहाँ आएगी इधर, में से आपका बन जाएगा फार्मूला Fe2 और SO4 इसका होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट। या इसी में आपसे कह दिया जाए कि सपोज दैट स्टेनस क्लोराइड, इसका फार्मूला क्या होगा, तो स्टेनस क्या होता है, Sn+2 होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl- होता है। क्या ये बराबर है, नहीं, ये संख्या कहाँ आएगी इधर, ये संख्या कहाँ आएगी इधर, मींस फार्मूला क्या बना, SnCl2। इसी में अगर हम कहते हैं कि स्टैनिक क्लोराइड क्या होगा, स्टैनिक क्लोराइड, देखो स्टैनिक क्या होता है, Sn+4 चार्ज होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl- होता है। अब देखो ये 1 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा, मींस फार्मूला हमारा क्या बना, Sn बना, Sn कितना है 1, Cl कितना है 4, तो Cl कितना हो जाएगा 4, SnCl4 हो जाएगा स्टैनिक क्लोराइड का फार्मूला। तो ये हमारा बेसिक पार्ट 2 हुआ, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि केमिस्ट्री में किस प्रकार से फार्मूलों को तैयार किया जाता है और कैसे हम उनको याद रख पाएंगे कि ये इसका ही फार्मूला है और वो सही है, अन्यथा नहीं सही है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आगे हम आपको पार्ट 3 लेकर आएंगे, और पार्ट 3 में ये बताएंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक समीकरण हैं, और रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बनाई जाती हैं, और हम ये कैसे जान पाएंगे कि वो रासायनिक समीकरण सही है या नहीं है, या कौन कौन से उसमें प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद कौन से बनते हैं, और उन उत्पाद का फार्मूला क्या बनेगा, या फिर किस प्रकार से उसका फार्मूला बनेगा और वो सही होगा। टेक केयर एंड गुड बाय।